हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज। अक्टूबर 2019 का है ये। अक्टूबर 2019 का टेस्ट सीरीज है। मॉक टेस्ट पेपर 1 फाइनल न्यू कोर्स, पेपर 2 स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन 1 इज ए कंपल्सरी अटेम्प्ट फॉर एनी ऑफ द 5 वर्किंग आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है द इक्विटी ऑफ बीसीसी लिमिटेड कोटेड एट दिस, इसका करेंट मार्केट प्राइस ये है। 3 मंथ कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6। प्रीमियम ऑफ कॉल आपका ₹6 है। 3 मंथ पुट ऑप्शन इज अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। पुट ऑप्शन का प्रीमियम ये है। कैलकुलेट द नेट पे ऑफ, नेट पे ऑफ द ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस दोनों का कितने 220 है और मार्केट प्राइस ये है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑल्सो रिकमेंड द प्राइस और रेंज ऑफ दिस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम एक फॉर्मेट बनाते हैं मार्केट प्राइस का, फिर एक्सरसाइज प्राइस का, फिर एक्शन का फॉर्मेट बनाते हैं। हम एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट का फंक्शन बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या करते हैं, प्रीमियम पेड बनाते हैं। अब फिर नेट पे ऑफ आता है, फिर यहाँ पे नेट पे ऑफ आता है। तो यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड व्हेन मार्केट प्राइस हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। और पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कब करते हैं, मार्केट प्राइस लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है ना। तो ये मार्केट प्राइस पे हमें पे ऑफ और फाइल निकालनी है। तो आपका पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट पे ऑफ ऑन द कॉल ऑप्शन होल्डर्स। मार्केट प्राइस ये है, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस ये है। यहाँ पे मार्केट प्राइस जब लोअर होता है, जब मार्केट में 200 में है तो हम क्यों 220 में खरीदेंगे। ठीक है ना, हमारे पास राइट है 220 खरीदने का लिए, लेकिन मार्केट में ही अवेलेबल 200 है तो हमारी राइट को हम लेफ्ट कर देंगे। हम यहाँ पे राइट को लेफ्ट कर देंगे। यहाँ पे जब इक्वल होता है तो एज्यूम टू बी लेफ्ट, यहाँ पे भी लेफ्ट कर देंगे। लेकिन मार्केट में 230 है, हमारे पास राइट है 220 में परचेज करने के लिए, फिर राइट को एक्सरसाइज करेंगे, ₹10 हमारे पास फायदा हो जाएगा। 240 मार्केट प्राइस है, अपने राइट को एक्सरसाइज करके 220 में परचेज करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे 20 का फायदा हो जाएगा। हमने यहाँ पे ऑप्शन लेने से 0 की फायदा, ऑप्शन लेने से 0 की फायदा, ऑप्शन लेने से 0 की फायदा। क्यों, ऑप्शन लेने के बावजूद भी हमने एक्सरसाइज नहीं किया, इसलिए 0 की फायदा। यहाँ पे 10 की बेनिफिट, यहाँ पे दिस प्रीमियम ने कितना पे किया, ₹6 पे प्रीमियम किया, ₹6 प्रीमियम पे किया, तो नेट बेनिफिट कितना होगा, ये हो जाएगा। अब हमें निकालनी है कि कौन सा ऐसा प्राइस रेंज होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल होगा। तो उसके लिए ब्रेक इवन मार्केट प्राइस ड्यू टू कॉल ऑप्शन निकालते हैं। तो ब्रेक इवन मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस प्रीमियम। तो मार्केट प्राइस आपका कितना आ जाएगा 226। इसका मतलब कि मार्केट प्राइस का रेंज, प्रॉफिटेबल मार्केट प्राइस क्या होगा, 226 से ज़्यादा होगा। 226 से ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं पुट ऑप्शन के केस में। कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस हाई होता है तो एक्सरसाइज करते हैं, पुट ऑप्शन में मार्केट प्राइस लो होता है तो एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस 200 है, 210 है, इतना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 220 है, तो पुट ऑप्शन मीन्स राइट टू सेल होता है, राइट टू सेल। तो मार्केट प्राइस लोअर होता है, आपको सेल करने का अधिकार है 220 में, इवन इफ मार्केट प्राइस 220। तो आप राइट को यूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो 220 में सेल किया 200 की गुड्स को, तो ₹20 आपको बेनिफिट हो गया। 220 में सेल किया 200 की गुड्स को, तो ₹20 आपकी बेनिफिट हो गई। 210 में सेल किया 210 की गुड्स को 220 में बेचा तो ₹10 की फायदा हो गया। यहाँ पे पुट ऑप्शन लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो 000 हो गया। अब प्रीमियम पेड, प्रीमियम कितना पे किया, -5 -5 -5, नेट पे ऑफ कितना आ जाएगा 20। ग्रॉस प्रॉफिट है, -5 हमने प्रीमियम पे किया, ₹15 हो गया, ₹5 हो गया दिस। तो कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन मार्केट प्राइस ड्यू टू पुट ऑप्शन, उन्होंने कहा किस प्राइस रेंज में हमें प्रॉफिटेबल होगा पुट ऑप्शन। तो ब्रेक इवन मार्केट प्राइस क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस प्रीमियम। तो 220 माइनस मार्केट प्राइस 5, मार्केट प्राइस 215।
मैंने आपको मार्केट प्राइस का रेंज 215 से कम हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट प्राइस का रेंज 215 से कम होगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन बुक ने इस टाइप से बनाया हुआ है, ये देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से मेरे वाला बेस्ट है। अब सुनिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दी गई है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने कहा X Limited is directed a dividend ₹14 per share, declared a dividend ₹14 per share. Mr. B planning to purchase the share of X Limited, anticipated growth rate from 8% to 9%, and which will continue to 3 years. He also expects the market price after 3 years. उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने अभी डिक्लेयर किया 14 रुपीज़ डिविडेंड का 0 पीरियड में, 1 साल 2 साल 3 साल ग्रोथ होगा, कितनी परसेंट ग्रोथ होगा, 9% की ग्रोथ होगी। और यहाँ पे 4 5 6 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी ईयर है, तो इस सब का मार्केट प्राइस यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू होता है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360। The maximum amount B should pay if the required rate of return 30%। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 13% है तो मैक्सिमम कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। यहाँ पे ईयर 1 2 3 यहाँ पे कैश इनफ्लो करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, दैट वी शुड पे, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच इफ वी परचेज एनी शेयर्स then we will recover our initial investment starting का पैसा as well as desired return। इसको मैं इंटरप्रेट करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखिए 14 रुपया डिविडेंड आपको था कब, 14 रुपीज आपका डिविडेंड कब था, आपको यहाँ पे आपके पास 14 रुपीज़ का डिविडेंड था, तो D1 निकाला जाएगा, D2 निकाला जाएगा, D3 निकाला जाएगा। यहाँ पे 14 1 प्लस 0.09, यहाँ पे 14 1 प्लस 0.09 की पावर 2, यहाँ पे 14 1 प्लस 0.09 की पावर 3, वो निकाल कर रखना पड़ेगा। तो वो आगे निकाली गई, आपकी बुक ने बनाया हुआ है। यहाँ पे D1 निकाला गया, D2 निकाला गया, D3 निकाला गया, और मार्केट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकाली गई। तो मैक्सिमम प्राइस आप ये पे कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये आया। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे ये प्राइस पे करेंगे तो 1 साल 2 साल 3 साल में जो भी पैसा आएगा आपके पास वो आपको हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करेगा और 13% से रिटर्न रिकवर करेगा, जो परसेंट आपका डिजायर रिटर्न है। तो प्रेजेंट वैल्यू होता है सिक्योरिटी की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू होता है शेयर की वैल्यू। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में देखिएगा, द मैक्सिमम प्राइस द बी विल बी पे फॉर द शेयर्स if the company option that 9% growth can be maintained indefinitely 13% रिटर्न। अगर इंडिफिनिट अगर 9% ग्रोथ है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे P 0 हो जाता है। अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो D1 KE माइनस जी, तो D1 आपको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाई 0.13 0.09 बना दे। ठीक है ना। अब इस तरह यहाँ पे बनाया गया हुआ है, देखिएगा D3 G D4, यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ रेट यहाँ पे 18 था, तो एट द एंड ऑफ द मैक्सिमम प्राइस P willing to pay for the share if his option that 9% growth can be maintained indefinitely and required rate of return आपको 13% है। तो यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस आफ्टर 3 इयर्स पूछा गया है, आफ्टर 3 ईयर। तो इसीलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 3 इयर्स की मार्केट प्राइस लेंगे, 3 इयर्स का P0, तो
ये जो हमने जो बनाया है यहाँ पे, ये P0 होगा, P0। अब P0 में क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 1 प्लस 0.09, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 0.03 10.09, तो ये आ गया 15.26 0.04, ये आपका 381। जब कांस्टेंट ग्रोथ होता है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट ग्रोथ के केस में डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन तीसरा पार्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हमारी कैलकुलेशन है, ये हमने थर्ड पार्ट का आंसर निकाला है, तीसरे पार्ट का आंसर निकाला है। सेकेंड पार्ट का आंसर आपको यहाँ पे है, ठीक है ना। तीसरे पार्ट में आंसर क्या लिखा हुआ है, तीसरे पार्ट में क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द 3 years, एंड ऑफ द 3 year, if 9% growth rate is achieved assuming their condition remaining same in all above, बाकी सारा तो एंड ऑफ द 3 year। तो एक बात बताइएगा, P0 D1 प्लस KE माइनस G होता है, जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे D1, अब P3 क्या होगा, P3 होगा D4 KE माइनस G, KE माइनस G, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे, और उसकी मार्केट प्राइस निकालेंगे थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है बेटा। ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका थ्योरेटिकल है, खुद देख लीजिएगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए, इसमें नेटिंग का कंसेप्ट आता है। नेटिंग का कंसेप्ट है, एक कंपनी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जो उन्होंने इंपोर्ट किया गुड्स को, इंपोर्ट करने के कारण उनको कितनी पेमेंट की आवश्यकता होती है, $7 लाख पेमेंट की आवश्यकता है। आफ्टर 3 मंथ आपको कितनी, आफ्टर 3 मंथ रिक्वायर टू पे, आपको पे करना पड़ेगा $7 लाख, आपको पे करना पड़ेगा। आफ्टर 2 मंथ रिक्वायर्ड टू रिसीव, आपको रिसीव कर रहे हैं $4,50,000, 4,50,000। अब देखिएगा, द अमाउंट रिसीव्ड इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो पैसा रिसीव करेंगे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है 48.90, आपने रिसीव किया उसको, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया 48.90, ठीक है। अब द मार्केट का स्पॉट रेट ये है, 2 मंथ का फॉरवर्ड रेट ये है, और 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट ये है। द कंपनी वांट टू कवर द रिस्क एंड इट हैज अ 2 ऑप्शन टू कवर द पेबल इन द फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट में पेबल करेंगे। तो आपको ये 3 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या हो सकता है, $1 इक्वल टू ₹48.40, ₹48.45। अगर आप इसको पेमेंट आप कर रहे हैं, इसको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आप डॉलर बाई करेंगे तो इस रेट से बाई करेंगे तो $7 लाख इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ₹7 लाख इंटू 48.50, ये हो जाएगा। अब आपको 2 महीने के बाद ये वाला पैसा आएगा, तो ये वाला पैसा को इस रेट पे कन्वर्ट कराएंगे, तो 2 मंथ के बाद वो पैसा आएगा, तो $4 लाख इंटू 48.90, तो ये जो पैसा आएगा ये रुपीज़ में यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको देखिएगा टाइम पीरियड यहाँ पे एक 2 महीना है, एक 3 महीना है। तो ये जो पैसा आ रहा है आपके पास और ये पैसा जा रहा है, तो इसका इस पैसे को भी यहाँ पे लाएंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट जोड़ेंगे, और तब ये पैसा आने वाला जाने वाला का बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तब आपका ये वाला पार्ट का आंसर होगा, ठीक है ना। एक पैसा जा रहा है, एक पैसा आ रहा है। अब देखिए, इसको बनाया गया है इक्विवेलेंट रुपीज फॉर 7 लाख एट द रेट ऑफ दिस, हमने यहाँ पे पेमेंट करनी है इतना। अब इक्विवेलेंट डॉलर 4 लाख फॉरवर्ड एट दिस, तो आपको ये पैसा मिला, लेकिन ये 2 महीने के बाद मिला। ये देखिएगा टाइम पीरियड का फ़र्क है, यहाँ पे 3 मंथ है और 3 मंथ के पैसा को यहाँ गया, और यहाँ पे 2 महीने हैं, 2 मंथ के बाद पैसा आया। तो आपको दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मंथ फिर आपको इस पैसे को ले जाएंगे, तो इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा आपके पास 12%, 1 महीने का इतना।
तो टोटल रिसीव ये आपको डॉलर आने से और ये आपको इंटरेस्ट मिल गया इतना, तो नेट आपका क्या होगा, दिस माइनस दिस, नेट आपको ये पैसा, तो नेट आपने इतना पैसा पे किया, नेट आपने इतना पैसा पे किया ना, क्योंकि ये गया 3 महीने के बाद, ये आया 3 महीने के बाद, तो नेट ये पैसा जाना है आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से 1,16,89,950, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर। उन्होंने क्या कहा कि आपको 2 महीना में डॉलर नहीं रिसीव कर रहे हैं, आप नेटिंग कर रहे हैं। नेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको डॉलर 7 लाख पेमेंट करनी है, ये जाना है, और डॉलर 4,50,000 आपके पास आना है। तो आप इसको क्या कीजिए, दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, डॉलर 2,50,000 आप खरीद के दे दीजिए। लेकिन इसके लिए आपने तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर चुके हैं, तो अगर ये वाला नेटिंग करना चाहते हैं तो इसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, इसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, तब आप नेटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपका क्या करा है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछी गई है कि टू लैग, लैग का मतलब नेटिंग करना, लैग मैंने बाद में पेमेंट रिसीव करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, टू लैग रिसीवेबल इन 1 मंथ कवर, टू लैग इन रिसीवर मीन्स 1 महीने के बाद में आप रिसीव करेंगे, कवर द रिस्क आउटले फॉर द नेट अमाउंट, नो इंटरेस्ट फॉर द डिलेइंग रिसीवर, आप बाद में रिसीव करें तो आपका इंपोर्टर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। इवेल्युएट द रुपी इन एट इज 12% प्रिफरेबल, इवेल्युएट द ऑप्शन एट द कॉस्ट ऑफ रुपी फंड इज 12%, ठीक है ना। अब आपको इसकी इवेल्युएशन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, तो आपको कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो कैंसिलेशन में क्या करना पड़ता है, अपोजिट ट्रांजैक्शन से हम कैंसिलेशन करते हैं। आपको ये सेल करना था तो पहले आप सेल करेंगे, आप सेल करने का जो भी रेट होगा उसे सेल करेंगे, फिर उसका उल्टा भी करेंगे हम, फिर उसी डॉलर को कहाँ से सेल करेंगे, स्पॉट पे परचेज करके सेल करेंगे। तो परचेज आप करेंगे तो परचेज करने का रेट ये दिया 48.30, वो कैसे है 48.30, यहाँ पे इन्होंने ये रेट है, ये रेट है, तो इसका मतलब डॉलर 1 इक्वल टू रुपीज 48.25 48.30। तो आप डॉलर सेल करेंगे तो इस रेट से, और डॉलर बाई करेंगे तो इस रेट से, आपको ये वाला रेट देना पड़ेगा बाई करने के लिए। लेकिन आप पहले ही सेल करने की कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, कितना में सेल करने की कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, 48.90 में आपने सेल, 48.90 में आपने सेल करने की कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है आपने। तो 48.90 में सेल करने की कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं आप, तो जब आपको ये में इसमें सेल करेंगे फिर डॉलर यहाँ पे बाई करेंगे इस रेट से, जो डिफरेंस होगा वो गेन और लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आप इस पे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस पे बाई करोगे आप, तो आपको नेट गेन हो जाएगा, क्योंकि सेल का रेट हाई है, बाई का रेट लो है, तो इतना आपको नेट गेन हो जाएगा। अब नेट अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे इन डॉलर, कितना, इतना पेमेंट करना था, इतना रिसीव करना था, तो इतना पे करना पड़ेगा। और ये आप 3 मंथ फॉरवर्ड रेट पे करेंगे, और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट पे डॉलर 48.45 पे खरीदेंगे, तो ये 48.45 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3 मंथ का रेट है आपको ये, तो 48.45 का रेट पे आप बाई करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डॉलर का कितना 2.50 का इस रेट से आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना गेन होगा कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नेट अमाउंट ये देना पड़ेगा। तो नेट अमाउंट सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस में, ये तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, फर्स्ट केस वाला बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 1,18,00,000 यहाँ पे देना पड़ा, 1,16,00,000 यहाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो है 2 का बी, देखिए मार्केट रिटर्न आपको दिया हुआ है यहाँ पे 7% 25%, एग्रेसिव आपका कंपनी एग्रेसिव शेयर है 4% और 14%। जब मार्केट में रिटर्न 4% 7% होता है तो एग्रेसिव का रिटर्न आपको 4% और डिफेंसिव का रिटर्न 9% स्टॉक।
मार्केट में रिटर्न 25% है, एग्रेसिव का 40% और डिफेंसिव का 18% का रिटर्न हो रहा है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ द टू स्टॉक्स। बीटा ऑफ द टू स्टॉक का मतलब होता है, बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा का मतलब होता है चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न ड्यू टू चेंज इन मार्केट रिटर्न। चेंज इन मार्केट रिटर्न, तो एक तो ये फॉर्मूला है, मार्केट में 1% का चेंज हो रहा है तो सिक्योरिटी में कितना परसेंट का चेंज होगा, उसी को क्या कहा जाता है? बीटा कहा जाता है। मार्केट में 1% का रिटर्न तो सिक्योरिटी में कितने परसेंट का रिटर्न, उसी को हम क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोली गई चेंज ऑफ सिक्योरिटी, तो एग्रेसिव का क्या होगा? एग्रेसिव में चेंज 40% माइनस 4%, मार्केट में रिटर्न कितनी है? 25% माइनस 7%, डेट इक्वल टू 36%, और यहाँ पे 18%, यहाँ पे 2 बीटा आ जाएगा, किसका? एग्रेसिव का। उसी तरह डिफेंसिव में कितना हो जाएगा? डिफेंसिव कंपनी का बीटा होगा 18% माइनस 9%, 25% माइनस 7%, दैट इक्वल टू 9%, 18%, 0.50। ये आपका डिफेंसिव का बीटा होगा। एक तो ये तरीका है निकालने का, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन से हम कर सकते हैं। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक लाइन, एक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन होता है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी दैट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रिटर्न ऑफ मार्केट। ये आपको दो इक्वेशन बनाएंगे, सिक्योरिटी का रिटर्न 4%, तो अल्फा आपको क्या होगा? अब बीटा आपका रिटर्न 7% मार्केट का रिटर्न, सिक्योरिटी का रिटर्न 40%, तो अल्फा प्लस बीटा ये मार्केट का रिटर्न 25%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही बात आ जाएगी, यहाँ पे 4% माइनस 40%, दैट इक्वल टू ये कट जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो, और यहाँ पे बीटा 7% माइनस 25%, वही फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, वही चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे बनाई गई है चेंज ऑफ एग्रेसिव रिटर्न, चेंज ऑफ मार्केट रिटर्न, दैट इज 2 डिफेंसिव रिटर्न, इतना आ गया। एक अल्फा बीटा के बेसिस पे हम इस तरह बनाएंगे जो जैसे मैंने बनाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन, ठीक है। दूसरी पार्ट इस क्वेश्चन में क्या क्या है, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप बताइए, दूसरी क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक इफ द मार्केट रिटर्न इक्वली टू दिस, लाइकली टू दिस। अगर मार्केट का रिटर्न यहाँ पे है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा? तो भाई इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 44% होगा, लेकिन 2 बार का डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज रिटर्न आपका 22% हो जाएगा। यहाँ पे आपको 27%, लेकिन 27 का 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 रिटर्न को हमने ऐड किया, दैट इक्वल टू 13.5%। ये आपको सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%, मार्केट रिटर्न इज इक्वली टू दिस। तो मार्केट का एवरेज रिटर्न कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 32%। अब क्योंकि 2 का जो एवरेज बनेगा, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16%। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिटर्न ऑफ दिस। तो ये आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7.5% है, बीटा मार्केट का रिटर्न आपको 16% माइनस 7.5%, तो ये हो जाएगा 7.5% प्लस ये 8.5 बीटा। सिक्योरिटी मार्केट लाइन हो जाता है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को ही सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहा जाता है। अब जिस सिक्योरिटी का बीटा यहाँ पे रिटर्न, जिस सिक्योरिटी का बीटा यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे बीटा पुट करोगे, उस सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा।
जैसे इसका बीटा पुट करोगे 2 तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा उसका, है ना। तो जैसे यहाँ पे एग्रेसिव का रिटर्न, एग्रेसिव का तो 78.5 इंटू 2 पुट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास सिक्योरिटी मार्केट लाइन आ जाएगा जो यहाँ पे बताई गई होगी आपको। दिस इज जस्ट सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और ये एक्सपेक्टेड पॉइंट से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही है, चाहे 2 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट एक ही है। अब आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछी गई है, द अल्फा ऑफ द 2 कंपनीज, अल्फा ऑफ द 2 स्टॉक्स। तो अल्फा के लिए 2 इक्वेशन बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन का। यहाँ पे सिक्योरिटी का रिटर्न अल्फा बीटा रिटर्न ऑफ मार्केट। अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी का रिटर्न 4% है तो अल्फा प्लस बीटा इसका कितनी है 2 है, तो मार्केट का रिटर्न 7 है। और सिक्योरिटी का रिटर्न अगर 40% है तो अल्फा बीटा इसका 2 है, तो मार्केट का रिटर्न कितनी है यहाँ पे 25%। अब इस दोनों को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ मार्केट। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बना लेंगे हम अल्फा निकालने का। एग्रेसिव 22 है तो ये आपको यहाँ पे है। अब कैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखिए दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा निकालनी है। हम इस पार्ट का आंसर देने जा रहे हैं। यहाँ पे एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट कितना हो जाएगा 16%, एवरेज रिटर्न इसका कितना हो जाएगा 22%, रिटर्न इसका कितना हो जाएगा 13.5%। अब हमारे पास क्या है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रिटर्न ऑफ मार्केट। अब आपका एग्रेसिव रिटर्न का हम देखिए, एग्रेसिव रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी हमारे पास 16% है, अल्फा में निकालनी है। बीटा एग्रेसिव का कितना आ गया 2 आया है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी का यहाँ पे 22% है, 22%, और यहाँ पे इसका रिटर्न ऑफ द मार्केट कितनी है 16% है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 माइनस 22 दैट इक्वल टू 10%। डिफेंसिव का अल्फा कितना होगा, डिफेंसिव यहाँ पे एवरेज रिटर्न होता है सिक्योरिटी का, एवरेज रिटर्न ऑफ द मार्केट होता है डिफेंसिव का। डिफेंसिव 13.5 अल्फा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट लाइन का फॉर्मूला है 0.5 इंटू 16, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा 13.5 माइनस 8, 5.5 हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर है, फोर्थ पार्ट का आंसर है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये अकाउंट से बेस्ड है, ये रेशियो निकालनी है, ये सारी चीज़ें अकाउंट्स का टर्मोलॉजी है, रेशियो निकालनी है, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, उसकी वेट्स क्या होगा, एक्सचेंज रेशियो ये वाला वेट्स होगा, उसके बेस बना लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आईआरपीटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया, मर्सी इज अ फॉरेक्स डीलर XYZ, सी नोटिसेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैनेडियन डॉलर एंड जर्मनी डच मार्क्स है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट स्पॉट में ये है, मैंने डच मार्क्स 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 0.775, और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या है, डच मार्क्स 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 0.780,
0.780 है। अब आपको इंटरेस्ट रेट ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एज्यूमिंग द नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड्स और नॉट। आईआरपीटी होल्ड्स करता है या नहीं करता है। तो आईआरपीटी को होल्ड करने के लिए जो ये डिफरेंस है 2%, वहीं इसके भी आपका डिस्काउंट या प्रीमियम आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये डिस्काउंट या प्रीमियम आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको हम चेक करेंगे, तब आईआरपीटी आपको रियलाइज होगा, समझ गए। तो आपको यहाँ पे हम निकालेंगे कैनेडियन डॉलर शुड बी डिफरेंस बाय द 2% एज पर द आईआरपीटी। डिफ्रेंशिएटेड मैंने आपको डेप्रेशिएटेड, यहाँ पे डेप्रेशिएटेड होता है, डेप्रेशिएटेड। यहाँ पे जिसकी इंटरेस्ट हाई होता है, द करेंसी शुड बी डेप्रेशिएटेड बाय द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय 2%। कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इफ द कैनेडियन डॉलर यूजिंग स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट पे क्या हो जाता है, व्हेन डच मास इज इनडायरेक्ट कोड, जब जिसका करेंसी का हम निकालते हैं, कैनेडियन डॉलर का हम निकालने जा रहे हैं, तो दूसरे करेंसी डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है, वो वाला। तो स्पॉट रेट माइनस एफआर रेट दिस नेगेटिव आ गया ये। तो इसका मतलब कैनेडियन डॉलर को होना चाहिए था 2% का डिस्काउंट एज पर इंटरेस्ट डिफरेंस। कैनेडियन डॉलर को होना चाहिए था 2% डिस्काउंट, लेकिन हमने स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट को यूज करके देखा, तो स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट को यूज करके देखा तो कैनेडियन डॉलर डिप्रेशिएटेड बाई कितना 2.56%, माने मोर देन द इक्विलिब्रियम डिप्रेशिएट हो गया कैनेडियन डॉलर। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम को होल्ड नहीं करता है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम को होल्ड कब करेगा, जब आपका इंटरेस्ट का डिफरेंस और स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों से सेम रेट डिफरेंस आनी चाहिए। तो इसका मतलब आईआरपीटी होल्ड नहीं करता है। तो नहीं करता है तो हमें इंटरेस्ट की आर्बिट्रेज किया जा सकता है। तो मैंने आपको क्या तरीका अपनी क्लासेज में बताया था कि सबसे पहले उस कंट्री का डिस्काउंट निकालिए जिसका इंटरेस्ट हाई होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट किसका हाई था, कैनेडियन डॉलर का। तो हमने कैनेडियन डॉलर का डिस्काउंट निकाला, तो ये अगर हाई है, अगर ये हाई है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट से, अब हाई रेट से बोरो करेंगे, लो रेट पे इन्वेस्ट करेंगे इंटरेस्ट कमाने के लिए। क्यों, क्योंकि डच मास की करेंसी इंटरेस्ट का डिफरेंस, इंटरेस्ट में लॉस 2% का, लेकिन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है 2.56%। डच मास कितने परसेंट से अप्रिशिएट हो रही है, 2.56% से अप्रिशिएट हो रही है। इसीलिए करेंसी का अप्रिसिएशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए डच मास में इन्वेस्ट करेंगे, जर्मनी में इन्वेस्ट करेंगे आर्बिट्रेज गेन के लिए, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन ये है, इफ यस द एक्सप्लेन द स्टेप द मेक द आर्बिट्रेज ऑफ प्रॉफिट, आर्बिट्रेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हमारे पास एक बात माइंड में रखिएगा, सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाले को डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज यूजिंग स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। दो केसेस हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है। किसका, इंटरेस्ट के डिफरेंस है। जैसे इंटरेस्ट का डिफरेंस है हमें 2%, तो 2% से ये ज़्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2.56% है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 1.56% होता तो क्या करते, यहाँ पे अगर 2.56% हाई है तो हाई रेट से बोरो करेंगे, आई इन्वेस्ट एट लो रेट, यहाँ पे क्या करेंगे, लो रेट से बोरो करेंगे, इन्वेस्ट एट हाई रेट पे इन्वेस्ट करेंगे, ये होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 2.56 है तो हाई रेट से बोरो करेंगे। हाई रेट का मतलब कनाडा से पैसा बोरो करेंगे और इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, 7%, डच मास में 7% करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट की लॉस कितनी होगी, 2% का होगा, इंटरेस्ट की लॉस 2% का, क्योंकि हम 9% पे बोरो करके 7% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट की लॉस हमारी कितनी परसेंट की है, 2% की है। 9% पे बोरो करके हमने 7% पे इन्वेस्ट किया,
तो इंटरेस्ट की लॉस कितनी है, 2% की है। लेकिन करेंसी की एप्रेसिएशन डच मार्क से एप्रेसिएट कर रहा है, कितना परसेंट से एप्रेसिएट कर रहा है, तो 2.56% एप्रेसिएट कर रहा है। इंटरेस्ट की लॉस 2%, करेंसी एप्रेसिएशन कितनी कर रही है, 2.56, इसीलिए मैं 0.56 का फायदा हो जाएगा। अब वो करके मैं बताता हूँ, यहाँ पे 0.56 का फायदा हो करके मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, borrowed Canadian dollar is 9%, invest this amount required to pay after 3 months due to Canadian dollar borrowed। तो 3 महीने के बाद कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ए कैलकुलेशन अमाउंट रिसीव ड्यू टू इन्वेस्टमेंट डच मार्क्स, इतना में कितना होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट डच मार्क्स फॉर कैनेडियन डॉलर दिस एट स्पॉट रेट दिस, तो ये हो जाएगा डीएम। अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन दिस, तो 3 महीने 7% पे ये हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट कनेडियन डॉलर हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमने कनाडा से जर्मनी में ले गया पैसा, वहाँ इन्वेस्ट किया 7%, कनाडा से बोरो किया 9% पे, तो कनाडा में पैसा देना है क्योंकि बोरोड किया, फिर हमने वो पैसा को जर्मनी में ले गया, इन्वेस्ट किया 7% पे, अमाउंट आया, उस अमाउंट को हम कनेडियन डॉलर में फिर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कनेडियन डॉलर मुझे पेमेंट करनी है। तो हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कैनेडियन डॉलर फॉर डच मार्क्स दिस एट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, क्योंकि 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया था, तो ये आपको इतना आ गया। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन, आपने रिसीव किया ये रिक्वायर्ड टू पे कितनी करनी है, यहाँ पे पे इतना करना है, जो फर्स्ट स्टेप में लिखाया था अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे। अब उसके बीच की जो डिफरेंस होगा, ये आपको कैनेडियन डॉलर आपको बेनिफिट हो जाएगा, आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। तो दिस इज द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, आर्बिट्रेज गेन का फॉर्मूला है। हमेशा क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। अब ये वाला यहाँ पे बनाई गई है, आप मेरी सॉल्यूशन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर्स, अब ये क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन क्या है, देखिए, एन इन्वेस्टर परचेज 300 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एट दिस, तो यहाँ पे P0 आपका 12.50 है 31 दिसंबर 2009 को। 31 दिसंबर 2010, एक साल के बाद उसने बेचा और उसने रिसीव कितना किया, 1.20 एज अ डिविडेंड, आज 1 कैपिटल गेन, द डिस्ट्रीब्यूशन पर द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट और NAV बेसिस दिस, तो यहाँ पे NAV आपका 12.25 था, डिविडेंड आपको मिला 1.25, कैपिटल गेन आपको 1, NAV आपका 1 कितनी है, 13 है, तो रिटर्न की परसेंटेज क्या हो जाता है, यहाँ पे रिटर्न परसेंटेज NAV 1, NAV 0 प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, NAV 0 इंटू 100, ये करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा बताइए, 13 माइनस 12.25 प्लस डिविडेंड कितना 1.25 माइनस प्लस 1, यहाँ पे 12.25 इंटू 100, ऐसे आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहला पार्ट का तो आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरी पार्ट में क्वेश्चंस क्या पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चंस है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमने डिविडेंड मिला, जो कैपिटल गेन है, उसको हमने इन्वेस्ट किया, किस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया, इतना पे इन्वेस्ट किया, तो क्या रिटर्न का परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ यूनिट परचेज
तो 1 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 12.50 इंटू 300 यूनिट्स में था, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1.25 डिवाइड 12.5 इंटू 300, 54 यूनिट आपने ज़्यादा परचेज कर लिया। 54 यूनिट। सोल्ड यूनिट कितनी है आपके पास? तो 300 पहले से था, 54 यूनिट को सेल किया, जो परचेज किया था वो किस रेट से सेल किया था? 13 रुपए की रेट से सेल किया। $4602 परचेज आपने कितना में किया था? 300 यूनिट परचेज किया था 12.25 के रेट से। $3675, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3675। नेट आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 4602 927 आपका रिटर्न आ जाएगा। 927 बाई 3675 इंटू 100 डिवाइड 3675 इंटू 100, 25.22%। यहाँ पे सेकंड में आंसर आ जाएगा 25.22% आ जाएगा। जो यहाँ पे सॉल्व की गई आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप से मैंने क्वेश्चन बनाया था। ये 25.22%। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड का। अब आपका ये क्वेश्चन देखिए कैप का। कैप एक इंटरेस्ट का ऑप्शन है, इंटरेस्ट ऑप्शन। तो इंटरेस्ट ऑप्शन में क्या होता है? कैप कलर फ्लोर। अगर हम मान लीजिए कैप का मतलब राइट टू बाई मान लीजिए, और फ्लोर का मतलब क्या होता है? राइट टू सेल। कैप का मतलब होता है कि आप लोन लीजिएगा, तो लोन जब लेना होगा तो हम कैप का क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑप्शन लेते हैं। उससे क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना इंटरेस्ट आप ले पे करेंगे। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो बैंक जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो बैंक पे करेगा। ठीक है। फ्लोर का मतलब होता है कि आपको बोरो करने, आपको लैंड करनी है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितने पे लैंड कर सकते हैं वो वाला पॉइंट को बतलाता है फ्लोर। दैट इज अ फ्लोर। ठीक है ना। तो कम से कम कितने पे आप लैंड कर सकते हैं वो बात है। तो ये कंपनी है, उसको कितने पैसे की आवश्यकता है? तो 15 मिलियन की आवश्यकता है उस कंपनी को। 15 मिलियन की आवश्यकता है उस कंपनी को। कितने की आवश्यकता है? 15 मिलियन की आवश्यकता है। 15 मिलियन की। उसका जो 24 मंथ के लिए उसके लिबोर पे उसने क्या किया? उसने ट्रांजैक्शन किया, और 8% उसका क्या था? बैंक से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैप का, टू पे द कैप ऑप्शन। कैप ऑप्शन कितनी है? 8%। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वो 8% का इंटरेस्ट दे सकता है, 8% से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं दे सकता है। और द इंटायर रीसेट इज फिक्स इंटरेस्ट रेट। जो रीसेट पीरियड जो है उस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट आपका 7% पड़ रहा है। द एक्चुअल लिबोर ड्यूरिंग द पीरियड आपका ये है। और आपको कैप ऑप्शन लेने के लिए आपको प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है? 1% का प्रीमियम देना पड़ रहा है। 1% का प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो इस केस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द इंटरेस्ट रेट इज हेज थ्रू द कैप ऑप्शन। कैप ऑप्शन के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट को कैसे हेज करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास 3 रीसेट पीरियड दिया हुआ है। 3 रीसेट पीरियड में आपने कितना प्रीमियम देना लगेगा आपको, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना।
तो सबसे पहले हमें आपको 15 लाख का 15 मिलियन का प्रीमियम 1/100 इंटू 1 मंथ, यहाँ पे 1/100, तो कितना हो जाएगा आप बताइएगा। या वो निकालना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन हमने क्या करेंगे, प्रीमियम निकालना पड़ेगा। 15 लाख नहीं है, 15 मिलियन है यहाँ पे। तो प्रीमियम हमारे पास ये आ गया। इसको पूरे आपको रीसेट पीरियड के लिए प्रीमियम है, 6 महीने के पीरियड में रीसेट हो रहा है। तो 24 महीने है, तो 24 महीने में कितने आपको 6 मंथ का पीरियड आएगा, तो 4 आएगा। इंटरेस्ट रेट पर एनम इतना है, तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इतना। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3.673। अब देखिएगा, ये आज आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है, आज इसको प्रीमियम देना पड़ रहा है, और 3 रीसेट में इसकी बेनिफिट हो सकता है, 3 रीसेट पीरियड में बेनिफिट हो सकता है। लेकिन हमारे पास 4 रीसेट पीरियड है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, और वो प्रेजेंट वैल्यू हम इक्वेट करेंगे किससे, इससे इक्वेट करेंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकल गया, ये आपका प्रीमियम है, तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। दिस इज योर एक्स। हर एक रीसेट पीरियड में इतना आपका खर्च हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। तो आप हमें पता करनी है कि कितना सेविंग हुआ या कॉस्ट ज़्यादा पड़ गया वो कैप लेने से। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बुक के साथ बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा जो आपके बुक में बोला है, पहले में कैप रेट क्या था हमारे पास, 8% का रेट क्वेश्चन हमने कैप रेट किया था। लिवोर आपके क्या है 9%, तो सेविंग कितना हुआ 1%। तो पहले 6 महीना में हमारे पास कितने की सेविंग हुई, तो 6 मंथ में हमारे पास 75,000 का इंटरेस्ट हमारे सेविंग हुआ। तो जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक, ये जो सेविंग हुआ है अमाउंट रिसीव करेगा। एडिशनल इंटरेस्ट ड्यू टू राइज इन इंटरेस्ट, ये एडिशनल इंटरेस्ट आपको देना पड़ा। क्यों, क्योंकि आपने लोन लिया, कितने परसेंट पे लोन लिया, 9% पे, जबकि आपने कैप ऑप्शन लिया था 8% पे। तो जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 1% आपको देगा। तो सेविंग कैप लेने से आपकी 1%, और 1% 6 महीने में कितना 75,000, तो 75,000 बैंक से आपको रिसीव होगा। दूसरे बार में 1.5% की सेविंग हुई, तो 1.5% में इतना ज़्यादा आपने बैंक को दिया, तो ये पैसा आपने रिसीव किया जिससे आपने कैप ऑप्शन लिया था। आपने 2%, 1.5 लाख पाउंड, तो इतना आपने बैंक से आपने रिसीव किया, तो टोटल रिसीव इतना किया आपने 3 रीसेट पीरियड में। लेकिन आपको कॉस्ट कितना पड़ा, आपकी कॉस्ट ये सारी कॉस्ट पड़ गई, आपका जो प्रीमियम पड़ा था वो। तो नेट कॉस्ट आपने इतना पड़ा, और इंटरेस्ट बचाया कितने का है, कितने का इंटरेस्ट बचाया, ये वाला इंटरेस्ट बचाया। तो नेट सेविंग आपका कितना हो गया, इतना हो गया। दिस इज अ कैप ऑप्शन। कैप ऑप्शन में क्या होता है, आपको 8% पे आपने फिक्स किया हुआ है कैप रेट। जितना भी मैक्सिमम आप लोन लीजिएगा, मार्केट में जो रेट चलता रहेगा, अगर उस डिफरेंस जो होगा वो आपको जिस बैंक से आपने कैप ऑप्शन लिया हुआ है वो बैंक आपको देगा। अगर 7% पे लोन मिला तो आप खुश हैं, आपको कुछ नहीं बैंक से लेना पड़ेगा। अगर 6% मिल गया तो आप बहुत अच्छा बात है। लेकिन मैक्सिमम आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कितना पड़ेगा, 8% से एक्सेस नहीं पड़ेगा आपको। अगर एक्सेस हुआ तो ये जिससे आपने कैप ऑप्शन लिया है वो आपको एक्सेस पैसा पेमेंट करेगा। ठीक है ना। दिस इज योर कैप ऑप्शन, और इस कैप ऑप्शन के बेसिस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो आपकी नेट सेविंग कितनी हुई, इतनी आपको कैप ऑप्शन के बेसिस पे सेविंग हुआ। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन आपसे पूछी गई थे। यहाँ पे क्या पूछा गया था, यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रिस्क इज हेज, कैसे इंटरेस्ट रिस्क हेज करेंगे कैप ऑप्शन के बेसिस पे। फॉर एबिलिटी वर्क आउट द फिगर ईच ऑफ द स्टेज अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स एंड अमाउंट नियरेस्ट टू दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए,
देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द थ्री कंपनीज ऑरेंज, ग्रेप एंड एप्पल। टोटल इन्वेस्टमेंट ये है, इन डेप्ट अपन एसेट रेशियो ये है, शेयर आउटस्टैंडिंग ये है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है, नेट इनकम ये है। कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कॉस्ट ऑफ डेप्ट वेट ऑफ डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी। देखिएगा, तो यहाँ पे वेट के लिए हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। तो अगर डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स दिया हुआ है ये, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं वेट ऑफ डेप्ट 0.80 और वेट ऑफ इक्विटी हमने 0.20 मैंने माना एज पर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मानकर चलेंगे। अब हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट में उन्होंने क्या दिया हुआ है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको ये दिया हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स होता है और टैक्स का 35% हम मैनेज करेंगे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा। अब बोला इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, सेकंड में क्या बोला, कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, ईवीआईटी आता है, ईवीआईटी माइनस टैक्स, हम गवर्नमेंट से टैक्स माइनस कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटा लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम माइनस कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, नेट इकोनॉमिक वैल्यू एडिट कहा जाए, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट कहा जाता है। तो सबसे पहले ईवीआईटी निकालना पड़ेगा। ईवीआईटी निकालने के लिए यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, नेट इनकम दिया हुआ है, नेट इनकम, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो नेट इनकम दिया हुआ है। नेट इनकम से बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो अर्निंग ईवीआईटी आ जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, आपको टैक्स को माइनस करेंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक व्हिच कंपनी वुड बी कंसीडर फॉर द बेस्ट, तो जिसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा उसको हम बेस्ट मानेंगे। अब क्वेश्चन है कि इसमें इंटरेस्ट क्यों जोड़ा गया, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो निकाला है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो निकाला है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये आफ्टर टैक्स निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट में टैक्स की जो सेविंग है ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा फिर लिखा हुआ है क्या लास्ट में, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा फोर्थ में क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग रेशियो दिस 11 टाइम्स, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द शेयर, कंप्यूट द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस। ये तो बहुत आसान है। अब चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है ना बेटा। अब चलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमने आफ्टर टैक्स निकाल लिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिस, हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, हमारा ये तीनों निकल गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमने यहीं पे निकाला, तो हमारे पास ईवीआईटी कैसे आएगा, यहाँ पे देखिएगा ईवीआईटी नेट प्रॉफिट 1 माइनस टैक्स करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो ईवीआईटी आ जाएगा। तो ये जोड़ने के बाद हमारे पास 26,600 आ गया। ये इसमें 35% टैक्स पे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 1 लाख है पहले केस में, है ना बेटा। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1 लाख है सब में। तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें कितनी है ये, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट में आ जाएगा, ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट में आ जाएगा। तो हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में क्या करेंगे, ईवीआईटी 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये हो जाएगा हमारे पास।
अर्निंग आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये बहुत आसान है। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट हमने निकाला है, ये करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गया। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑरेंज वाली कंपनी बेस्ट है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आपको एस्टिमेट द प्राइस निकालनी है। तो एमपीएस इक्वल टू क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो है ही, नंबर ऑफ शेयर तो है ही, तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे। सपोज दिस इज ए, दिस इज अ बी, ए डिवाइडेड बी, ईपीएस आ गया, इनटू आपको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राइस आ जाएगा, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो 11 है। तो मार्केट प्राइस ये है, नंबर ऑफ शेयर ये है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो ये निकल गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना बेटा? अब आगे की ओर पढ़ते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी बुक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मैं आपको गाइड करते जाऊंगा। इन्होंने कहा कि 3 कंपनीज है, यहाँ पे देखिएगा 3 कंपनीज है, और नंबर ऑफ लाख्स में शेयर दिया हुआ है, प्राइस ये दिया हुआ है, इनकी बीटा ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा। तो पोर्टफोलियो बीटा का मतलब होता है बीटा ऑफ ये वेट ऑफ ये प्लस बीटा ऑफ बी वेट ऑफ बी, बीटा ऑफ सी वेट ऑफ सी। सबसे पहले तो वेट कैसे निकालेंगे? ये 3 लाख आपको 500 प्राइस है एक का, तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, इससे वेट आ जाएगा, बीटा दिया हुआ है तो हम वेट पोर्टफोलियो बीटा निकाल सकते हैं, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दे दिया, तो आपको यहाँ पे वेट निकालनी है। तो कैसे वेट निकला है? ये वेट कैसे आया? 1500 डिवाइडेड बाई 5000, तो 0.30, 3000 डिवाइडेड बाई 5000, 0.60, यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 5000, 0.10। वेट का सम हमेशा 1 होता है। ये बीटा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड बीटा आ जाएगा ये, दैट इज अ पोर्टफोलियो बीटा, ये हो गया 1.30, पोर्टफोलियो बीटा 1.30। अब आपसे क्वेश्चन बोला है सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन जो बोला है, आपकी पोर्टफोलियो बीटा 1.30 है, इसको आप 0.91 लाना चाहते हैं अगर सिक्योरिटी को रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करके। तो कितना आप रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका पोर्टफोलियो बीटा कितना हो जाए? ये हो जाए। तो अब पोर्टफोलियो बीटा ये होना चाहिए, तो बीटा ऑफ रिस्क फ्री, वेट ऑफ रिस्क फ्री, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, वेट ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इक्वल टू 0.91। तो बीटा ही इसका 0 होता है, इसका वेट ऑफ रिस्क फ्री प्लस यहाँ पे 1.30 इंटू वेट ऑफ पी, दैट इज 0.90। तो वेट ऑफ पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा? 0.90 डिवाइडेड बाई 1.30, तो 0.90 डिवाइड 1.3, 0.69, यहाँ पे 0.69, मैंने पोर्टफोलियो में इतना पैसा रहने देंगे, बाकी पैसा 692 लगभग आपका कितना हो गया? 0.70 हो गया, ये 0.70, इतना पैसा हम पोर्टफोलियो में रहने देंगे, और 30% पैसा हम क्या करेंगे? सेल करेंगे 1500 लाख। अब वो पैसा ले जाकर कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? ये पैसा हम रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी पोर्टफोलियो बीटा कितना हो जाएगा? 0.91 हो जाएगा, 0.91। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया
सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर आपके पास हो गया ना बेटा, समझ आ गया। अब आप देखिए तीसरे में क्वेश्चन आपको पूछा है कि अगर आप निफ्टी सेल करके, निफ्टी सेल करके, निफ्टी को डिस्कस करके अगर आप पोर्टफोलियो बीटा 0.91 लाना चाहते हैं तो कितना आप निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे, निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप सेल करेंगे। तो वहां पे होता क्या है, बीटा को कैसे एडजस्ट किया जाता है उसको देखिएगा, हाउ टू एडजस्ट बीटा। तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अब बेचेंगे या सेल करेंगे बाद में पता चलेगा। देखिएगा यहाँ पे होता है टारगेट बीटा, पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो बीटा इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो टारगेट बीटा कितनी है 0.91, पोर्टफोलियो बीटा कितनी है हमारे पास 1.30, यहाँ पे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है 5000। अब देखिएगा ये नेगेटिव में आ जाएगा तो सेल करेंगे, नेगेटिव में आएगा तो सेल करेंगे, पॉजिटिव में आएगा तो हम बाई करेंगे, निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करेंगे। एक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक का वैल्यू कितनी है, निफ्टी इंडेक्स कितनी है 8125 है, एक में कितनी यूनिट है 200 यूनिट है, 200 यूनिट है, 200 यूनिट। तो आपको 120 कॉन्ट्रैक्ट जो है आप निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप सेल करोगे, 120 निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करोगे। अब आपको शो करनी है कि बीटा आपको कैसे 0.91 आ जाएगा, 0.91 आ जाएगा। इसको आप समझिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला समझ आ गया, ये हमेशा निफ्टी के बेसिस पे करते हैं। अब फॉर्मूला समझ आ गया, अब सुनिएगा। उन्होंने क्वेश्चन में कहा अगर 2% निफ्टी राइज करेगा, मैंने मार्केट राइज करेगा, तो 2% अगर मार्केट राइज किया तो आपको क्या इफेक्ट करेगा। तो सुनिएगा, व्हेन मार्केट राइजेस बाय 2%, बीटा 1.3 हुई, बीटा 1.3, तो आपको कितना पोर्टफोलियो राइज करेगा, तो 2 इंटू 1.3 दैट इज 2.6% पोर्टफोलियो राइज करेगा, 2.6%। तो 2.6 आपके पास पोर्टफोलियो की वैल्यू बीटा अगर आपके पास 1.30 है, मार्केट आपको 2% से राइज किया, तो पोर्टफोलियो आपको कितना से राइज करेगा 2 इंटू 1.3 दैट इक्वल टू 2.6%। आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी 5000 था, तो 5000 इंटू 1 प्लस 0.026 इतना से राइज करेगा। तो 5000 इंटू 1.026 ये 5130 आपका 2.6% से राइज करके आपका कितना हो जाएगा पोर्टफोलियो 5130। लेकिन आपने इस पॉइंट को समझिए बहुत अच्छे से, आपने सेल करने के लिए कहा था, इसमें कितने में सेल करने के लिए बोला था, आपने सेल करने के लिए बोला था, आपने सेल करने के लिए बोला था 8130 पे सेल करने के लिए बोला था। क्या प्राइस था इसका निफ्टी का, देखिएगा निफ्टी का प्राइस था 8130, 8125, आपका प्राइस था 81, निफ्टी की प्राइस थी 8125। तो 8125 से आपको 2% इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे 2% ऑफ 8125 प्लस 8125, तो 8125 इंटू 0.02 162.5। यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को, 162.5
82.5 प्लस 8125, ये कितना हो जाएगा? 8287.5। तो आपका निफ्टी की वैल्यू अभी ये हो जाएगा, निफ्टी की वैल्यू 8287.5 हो जाएगा। फिर भी आपको बेचना पड़ेगा कितने में? 8125। लॉस कितना हो जाएगा? लॉस ड्यू टू निफ्टी, लॉस ड्यू टू निफ्टी 8287.5 माइनस 8125, आपको कितना? 8125, तो कितना हो जाएगा? 162.5 का लॉस होगा एक यूनिट में। 162.5 का लॉस होगा एक यूनिट में। कितने की लॉस होगी आपको? 162.5 का। 200 यूनिट है। कितनी कंट्रैक्ट है? 120 इंटू 200 इंटू 120, लगभग 39 लाख का लॉस हो जाएगा। आपको कितने की लॉस होगी? 39 लाख की लॉस हो जाएगी। निफ्टी कंट्रैक्ट से 39 लाख का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने निफ्टी बेचा कितने में था? निफ्टी बेचा था 8125 में। 8125 में आपका निफ्टी की पॉइंट कितनी हो गई? 8287.5। लॉस हर एक यूनिट पे कितना हो जाएगा? 162.5 की लॉस हो जाएगी, है ना? तो ये लॉस 200 यूनिट में होगा। 120 कंट्रैक्ट किया था, 39 लाख का लॉस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे शो की गई है कि आपका निफ्टी की पॉइंट ये है, लॉस आपको इतना हो गया, अब आपका यूनिट इतना हो गया। अब आपको चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इतना, तो 1.82%। 1.82%। अब 2% मार्केट में चेंज हो रहा है, तो पोर्टफोलियो में 1.82% का चेंज होगा। मार्केट में 1% का चेंज, तो पोर्टफोलियो में कितना परसेंट का चेंज? 1.82 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 91, 0.91 इतना का चेंज। तो ये पोर्टफोलियो बीटा। मार्केट में 1% का चेंज, पोर्टफोलियो में 0.91% का चेंज। मार्केट में 1% का चेंज, पोर्टफोलियो में 0.91% का चेंज, वही तो पोर्टफोलियो की बीटा हो गई 0.91। ये प्रूफ हो गया। वही तो पोर्टफोलियो बीटा हो गया 0.91। ये आपका प्रूफ हो गया, पोर्टफोलियो बीटा 0.91 प्रूफ हो गया। ठीक है ना बेटा? ये मेरी पेन समझ नहीं आ रहा आज क्यों इतना वोलेटाइल हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चंस में क्या बोला गया है देखिएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में ए लिमिटेड इज इशू कन्वर्टिबल बॉन्ड, कॉपन 14% इंटरेस्ट है। ईच बॉन्ड इज 20 इक्विटी शेयर्स है। द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट 8% है। कन्वर्जन ऑन 5 years मैच्योरिटी। इट इज रिडीमेबल एट पार ₹100। द रिलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ये है। कैलकुलेट 3D1, कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस। तो बहुत आसान है यहाँ पे। ये 5 साल के बाद 1 2 3 4 5 ₹40 यहाँ, ₹40 यहाँ, ₹40 यहाँ, ₹40 यहाँ, ₹40 यहाँ प्लस 100। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू करंट मार्केट प्राइस होता है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। मिनिमम मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर दैट व्हिच अ बॉन्ड वुड बी सोल्ड। तो जो भी मार्केट प्राइस आएगा उसमें आपको कितना सेल कर रहा है, 20 से डिवाइड कीजिए, वो मार्केट प्राइस होना चाहिए मिनिमम, ताकि इक्विलिब्रियम हो जाए। बॉन्ड ड्यूरेशन, बॉन्ड ड्यूरेशन में क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम कर देते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू दैट इक्वल टू मार्केट प्राइस। या इसका वेट भी निकाल के हम कर सकते हैं। वेट इनटू ईयर दैट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस। ये इंटरेस्ट हो गया,
ये 100 रुपया प्लस 14, ये हो गया करंट मार्केट प्राइस, ये हो गया। ये मार्केट प्राइस है, 20 इक्विटी शेयर है, तो मिनिमम आपका इक्विटी का ये प्राइस तो होना ही चाहिए, मिनिमम तो ये वाला प्राइस होना ही चाहिए जिस पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया, इसको आप ये ईयर से मल्टीप्लाई करके जो भी आपको लिखना होगा वो ये मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, या इसको इससे डिवाइड करके हम वेट निकाल लेंगे, इसको इससे डिवाइड करके वेट निकाल लेंगे, इसको डिवाइड करके वेट को भी हम ये डायरेक्ट इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा ये ड्यूरेशन हो जाएगा, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का एक तरीका ये है, जैसे 12.964 इंटू 1 प्लस 11.998 इंटू 2 प्लस 11.116 इंटू 3 प्लस 10.290 इंटू 4 प्लस 77.634 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 124.002, ये भी आपको ड्यूरेशन इतना ही आंसर आएगा। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, वह मिनिमम पीरियड चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से रिकवर करने के लिए। ठीक है ना, दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बॉन्ड वैल्यूएशन का है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और फॉरेन करेंसी की जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें आप यूएसए डॉलर इतना सेल कर रहे हैं यूरो से इस रेट से, फिर आपको क्या गेन और लॉस हो रहा है। तो आप जो डॉलर सेल कर रहे हैं यूरो में, फिर यूरो से डॉलर परचेज कीजिएगा, यूरो से डॉलर परचेज करेंगे आप परचेज करने में जो शॉर्टेज गेन और लॉस होगा, आर्बिट्रेज गेन, ये होता है आपको ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज होता है, तो फिर उतना ही डॉलर परचेज करेंगे, और जो परचेज करने में जो डिफरेंस आएगा वो गेन और लॉस होगा। ठीक है ना, तो आपने कितनी डॉलर 10 लाख बेचा, किस प्राइस पे बेचा, यूरो 1.44, मीन्स यूरो आपने 14,40,000 आपके पास आया। अब ये डॉलर 1 लाख खरीदने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, स्पॉट रेट, अभी का मार्केट का रेट ये चल रहा है, मीन डॉलर 1 इक्वल टू यूरो 1.440, यूरो 1.445, तो इस रेट से, तो यूरो रिक्वायर्ड टू परचेज डॉलर 10 लाख at the rate of $1 equal to euro 1.4450, तो डॉलर 10 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना चाहिए आपको, यूरो 1.4450 इंटू 10 लाख, ये हो जाएगा 14,45,000। लॉस इन यूरो कितना हो जाएगा, लॉस इन यूरो, आपने बेचा था तो इतना रिसीव किया, अब वही खरीदा तो इतना चाहिए था, तो यूरो 5,000 की लॉस हो जाएगी, अब मान लीजिए इन्होंने इंडियन कंपनी है तो रुपीज में आपको लॉस निकालनी है, तो रुपीज में लॉस निकालने के लिए आपका रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे रुपीज का, ये वाला रिलेशन आपको रुपीज का दिया हुआ है, यहाँ पे रुपीज पर डॉलर इज 31.4345, और ये यहाँ पे दिया हुआ है यूरो पर रुपी, और उससे हम पैसा निकाल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ
आप यूरो इतना लॉस हुआ। अब आपको यहाँ पे देखिए आपका रिलेशन दिया हुआ, यहाँ पे आपको इतने की लॉस तो समझ आ गया। ये वाला आपका एक्सचेंज रेट है, ये स्पॉट में। तो यूरो 5000 इक्वल टू डॉलर कितना हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला से हम क्या निकाल सकते हैं, यूरो 5000 इक्वल टू डॉलर 1/1.440 इंटू 5000 और डॉलर 1 इक्वल टू रूपी 31.40, डॉलर 5000 डिवाइडेड बाई 1.440 इक्वल टू 31.45 इंटू 5000 1.440 करेंगे तो आ जाएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। इस कंपनी में क्या है, आपने 10 लाख डॉलर बेचा है यूरो में, तो ट्रांजैक्शन गेन और लॉस निकालनी है। तो ट्रांजैक्शन गेन और लॉस क्या होगा, 10 लाख डॉलर बेचा तो 10 लाख डॉलर आप खरीदेंगे अभी, तो बेचने से कितना पैसा आया, खरीदने से कितना पैसा आया, उसके बीच का डिफरेंस लॉस हो जाएगा। फिर अगर लॉस यूरो में आया तो अगर रुपीज में अगर लॉस निकालेंगे तो एक्सचेंज रेट के बेसिस पे निकाल सकते हैं ना, इंडियन कंपनी है तो वो एक्सचेंज रेट के बेसिस पे निकालना है। क्वेश्चन आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बताया गया है, उसी तरह बनानी है। इन्फॉर्मेशन बहुत है, ज़्यादा यूज नहीं है, स्पॉट रेट का यूज करनी है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमारी सारी प्रैक्टिकल टॉपिक कंप्लीट हुआ इस मॉक टेस्ट का। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम और कुछ करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।